आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर से मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुस्लिम मुख्यमंत्री पर छुड़ा ये पूरा घमासान महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से शुरू हुआ है। महागठबंधन की ओर से जैसे ही इन दोनों पदों के लिए नामों की घोषणा हुई, वैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख यानी कि चिराग पासवान ने 2005 की वो कहानी याद दिला दी। सरल शब्दों में कहें तो राजद का अतीत याद दिला दिया, यानी कि राजद के फरवरी वाले दौर की याद दिलाई। चिराग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिहार को याद दिलाया कि किस तरह उनके पिता यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने उस दौर में मुस्लिम मुख्यमंत्री की डिमांड को लेकर सत्ता ठुकरा दी थी, जब लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान की ओर से मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए जाने की डिमांड को ठुकरा दिया था। कुल मिलाकर अगर देखें तो चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताने और समझाने की कोशिश की थी कि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार केवल मुस्लिमों का वोट लेना चाहती है, उन्हें कोई सम्मानजनक पद नहीं देना चाहती। हालांकि ये बात अलग है कि 2025 के चुनाव में राजद का अतीत याद दिलाने वाले चिराग पासवान की पार्टी को जब 29 सीटें मिली थी तो उन्होंने केवल एक मुसलमान को ही टिकट दिया। वैसे इस वक्त देखा जाए तो मुस्लिम मुख्यमंत्री का ये मुद्दा बिहार की सियासी रसोई में बिल्कुल बॉइलिंग वाटर की तरह उबाल मार रहा है। इतना ही नहीं, महागठबंधन की ओर से मुस्लिम उप मुख्यमंत्री प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने यहां तक कह दिया है कि क्या आरजेडी में मुसलमान केवल दरी बिछाने और कुर्सी लगाने के लिए हैं। आज हम आपको बताएंगे बिहार के उस इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री की कहानी जिसने लालू नीतीश की सियासी जमीन को हिलाकर रखा हुआ था। बिहार के इकलौते मुसलमान मुख्यमंत्री जिनके दौर में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर लाठियां चलवाई गई। जब से बिहार की सत्ता चला रहे थे तभी इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी नेताओं में भी शुमार थे। हालांकि राजीव गांधी के दौर में उन्हें राजनीति से पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। जी हाँ, ये बात बिहार के अब तक के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर की हो रही है। साल 1974 बिहार में कुछ छात्र सड़कों पर उतर चुके थे। आंदोलित छात्र हॉस्टल की दिक्कतें, कैंटीन और मेस का खर्च और कॉलेजों में भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर उतरे थे। छात्रों के इस आंदोलन में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण भी शामिल हो गए थे। बिहार छात्र संघर्ष समिति ने ऐलान किया था कि 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा का घेराव होगा। 18 मार्च की सुबह पूरे पटना में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेता निडर होकर सड़कों पर उतरे और जाम लगा दिया। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर किसी भी कीमत पर राज्यपाल का अभिभाषण कराना चाहते थे। देखते ही देखते सड़कों पर भीड़ बढ़ती चली गई। पटना की सड़कों पर उमड़ी इस भीड़ की खबर दिल्ली तक पहुंच गई। तभी इंदिरा गांधी का फोन पटना के सीएम आवास में आता है। प्रधानमंत्री पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है। इधर से बिहार के सीएम अब्दुल गफूर कहते हैं, कुछ नहीं मैडम, कदम कुआं के कयासों का आंदोलन है। लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई, 8 छात्रों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, अफवाह तो ये तक फैल गई थी कि छात्र नेता लालू प्रसाद यादव भी मारे गए। पूरा पटना जल उठा था। कई अखबारों के दफ्तरों में आग लगा दी गई। अब्दुल गफूर ने बिहार विधानसभा के अपने भाषण में कहा, सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से कोई नहीं बच सकता। छात्रों का यह आंदोलन अब जेपी का आंदोलन बन चुका था। कविताएं पढ़ी जाने लगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसी बीच उधर समस्तीपुर जंक्शन पर बम ब्लास्ट हुआ जिसमें ललित नारायण मिश्र और उनके भाई घायल हुए। इलाज के दौरान ललित नारायण मिश्र की मौत हो गई। इतनी बड़ी और दुखद घटना के बाद 5 अप्रैल 1975 को इंदिरा गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव को पटना भेजा। राव ने अब्दुल गफूर को इस्तीफा देने के लिए तैयार किया। उसी दिन दोपहर पटना के सदाकत आश्रम में विधायक दल की बैठक हुई। 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब्दुल गफूर को उनकी सरकार में मंत्री बनाया गया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। लेकिन 21 महीने बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई और लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को करारी हार मिली। केवल 152 सीटों पर जीत मिली और इंदिरा गांधी खुद रायबरेली की सीट हार गई। इसके बाद कांग्रेस ने 2 पार्टी बना ली। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई तो उनके साथियों ने कांग्रेस हो, और इस बार गफूर ने विरोधी का साथ चुना। 1980 में लोकसभा चुनाव के दौरान गफूर ने गोपालगंज की सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। वहीं इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया और वो प्रधानमंत्री बनी। गफूर समझ गए थे कि सियासत में मजबूत रहने के लिए इंदिरा के साथ रहना फायदेमंद होगा। उन्होंने पुराने कांग्रेसी साथियों के साथ संबंध सुधारते हुए राजीव गांधी की करीबियों में जगह बना ली। 1984 के आम चुनाव में गफूर ने सिवान सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और गफूर को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों की दशकों पुरानी समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कुछ समय बाद राजीव गांधी को पार्टी और सरकार में शामिल पुराने कद्दावर नेताओं से दिक्कत होने लगी। गफूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब राजीव गांधी ने उन्हें इस्तीफा देने का मैसेज भेज दिया। गफूर ने इस्तीफा दिया लेकिन नाराजगी जताई और पूछा,
कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है। मैंने शहरी विकास मंत्री के तौर पर काम किया है, लेकिन राजीव तो ठहरे गांधी परिवार के नवाबजादे। उन्हें गफूर का यह सवाल पसंद नहीं आया और उन्हें तल्ख जवाब देते हुए गफूर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। हालांकि बाद के दिनों में अब्दुल गफूर नीतीश कुमार की समता पार्टी में चले गए। समता पार्टी में रहते हुए भी सांसद चुने गए। 2004 में मौत हुई बिहार की राजनीति में, लेकिन आज भी बिहार की राजनीति में अब्दुल गफूर की पहचान सरल जीवन शैली के लिए होती है। फिलहाल तो अब सबकी नजरें 2025 के मुस्लिम मुख्यमंत्री कैंडिडेट पर टिकी हुई हैं और शायद हो सकता है कि राजद की तरफ से जिस तरह तेजस्वी यादव मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं, उनकी तरफ से किसी मुस्लिम कैंडिडेट की घोषणा हो जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।